डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आइसोटोपिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये दो लफ्ज़ बज़ाहिर बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो इसमें थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो मैं डायरेक्टली आइसोटोपिक मास पे नहीं आऊँगा, न मैं डायरेक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास पे आऊँगा। मैं स्टार्ट लूँगा एलिमेंट से, आइसोटोप से, रिलेटिव एबंडेंस से, और ये मेरा एक सजेशन है कि एंड तक इन तमाम पॉइंट्स को गौर से देखें। एट द एंड हम कुछ एग्जाम्पल भी फिर रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ हल कर लेंगे। हमें ये पता है कि नेचर में हमारे साथ चीज़ें जो है वो या प्योर फॉर्म में रहती है या एज ए मिक्सचर रहती है, और हमारे साथ एक लफ्ज़ है जिसको हम नाम देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट आपके साथ एक सब्सटेंस है और ये मुश्तमिल होता है एटमों पर, और किसी एलिमेंट के जहाँ पर भी आपको किसी जगह से भी एटम्स मिले किसी एलिमेंट के, तो उन तमाम एटमों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग लिटरेचर से हासिल कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे सामने मौजूद है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन के एलिमेंट का आप एटम जहाँ जिस सोर्स से भी आप हासिल कर ले, उन तमाम ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके सिंबल O से, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल इट इज़ 8। और ये मेरे साथ एक दूसरा ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी है 8, और एक तीसरा ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी है 8। अब चूंकि इन तीनों एटमों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, और मैं ये कहूँगा कि ये तीनों एटम्स सेम ऑक्सीजन एलिमेंट के ही एटम्स हैं। अब किसी एलिमेंट के जितनी भी एटम्स हो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम से मेरा मुराद है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। लिहाजा अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8, 8 और 8। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों एटमों का आपके साथ मास नंबर भी सेम रहे, और हमें ये पता है कि मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद जो है इसका मजमुआ है। फॉर एग्जांपल आपके साथ जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है, आपको एक ऑक्सीजन ये मिलता है ऑक्सीजन 16, इसका मास नंबर है 16, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा है वो है 17, और ये तीसरा आप लोगों के साथ है इट इज़ 18। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये 3 आपके साथ ऐसे एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इसका मास नंबर वो आपके साथ डिफरेंट है। लिहाजा अब हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स के मुतालिक एक बात गौर से सुन ले कि हम इसके लिए सेम सिंबल इस्तेमाल करेंगे मसिवाय हाइड्रोजन के या कुछ और के, जहाँ पे हम पर्टिकुलर एक ख़ास नाम और भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग सेम सिंबल इस्तेमाल करेंगे और इसका एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखेंगे और इसका मास नंबर हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मास नंबर। तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद का सम है, यानी न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम इसको नाम देते हैं मास नंबर। अब यहाँ पे इन तीनों एटमों को अब हम कहेंगे कि दे आर आइसोटोप्स। अब यहाँ पे आइसोटोप्स नेचर में क्या एक जैसे पाएंगे? अगर मैं एग्जांपल को उठाऊं तो क्या नेचर में नेचुरली ये एक जैसे मकदार में एग्जिस्ट करेंगे? नो, ये डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा स्टेबल है।
अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन पे देख ले तो इसका नेचुरल एबंडेंस यह है कि अगर मैं 100 एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के उठाऊं तो मेरे साथ 98.892 ये मेरे साथ ये ऑक्सीजन के, तो ये 99.76 मेरे साथ ऑक्सीजन 16 होगा। इसको हम नाम देते हैं नेचुरल एबंडेंस के। नेचर में 100% में से इसके कितने परसेंटेज पाई जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो आप लोगों के साथ ऑक्सीजन 16 और 17 और 18 ये मेरे साथ 3 आइसोटोप्स का नेचुरल अबंडेंस है। अब सवाल ये है कि क्या इन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्या मास नंबर भी सेम है? नो, मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो अब क्या इनका आइसोटोपिक मास मीन्स के इनमें से हम हर एक एटम का जो मास लेंगे हम इसको नाम देंगे आइसोटोपिक मास। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑक्सीजन पे गौर कर लूं तो इस ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन की तादाद है वो है मेरे साथ 8, बिकॉज अगर एटॉमिक नंबर है इसका 8 तो आई हैव 8 प्रोटॉन। और यहां पे अगर आप देख ले न्यूट्रॉन की तादाद ये भी मेरे साथ क्या है, ये भी है मेरे साथ 8। वाई? बिकॉज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो अगर मेरे साथ मास नंबर है 16 तो फॉर एग्जांपल मास नंबर यहाँ पे है मेरे साथ 16 और ये बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप यहाँ पे देख ले वो है 8, तो लिहाजा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये मेरे साथ आ जाएंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी आपके साथ 8। अब इलेक्ट्रॉन ये भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन ये भी आप लोगों के साथ 8 ही होंगे। अब एक ख्याल ये किया जाता है कि अगर मैं प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास में जमा कर लूं तो ये क्या ऑक्सीजन 16 के मास के बराबर होगा? पहली बात यह है कि ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि जब किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए आइसोटोपिक मास को जो है उसको डिटरमिन करना, इसको मेजर करना ज़रूरी होता है। क्या हम लोग आइसोटोप यानी एक एटम जो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, क्या हम इसका मास एग्जैक्टली मालूम कर सकते हैं? हाँ, हम मालूम कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके ज़रिए आप किसी आइसोटोप का मास और इसका परसेंट एबंडेंस ये आप इजीली मालूम कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देख लें, आपके साथ ये जो ऑक्सीजन 16 है इसका जो मास मालूम किया गया है, अगर आप इस पे गौर कर ले तो इसका मास विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर ये मालूम किया गया है 2.6560 10⁻⁻23 ग्राम। अगर आप यहाँ पे देख ले ये इंतहाई कम मास है। यहाँ पे अगर आप देख ले 17 को भी नापा गया है और ऑक्सीजन 18 को भी नापा गया है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये जो मासेस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, दीज आर आइसोटोपिक मासेस। ऑक्सीजन 16 का, 17 का, 18 का और कार्बन 12 का भी हमारे साथ मास मौजूद है। ये मासेस जो हम मालूम करते हैं इन आइसोटोप्स का, ये हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आ जाता है, इट्स रियली अ प्रॉब्लम। वो ये है कि इतने स्मॉल डिजिट्स को हैंडल करना, इसको याद करना, इसको बार बार लिखना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर हम ये मसला कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो यहाँ पे आइडिया पेश किया गया रिलेटिव स्केल का। और यहाँ पे जो रिलेटिव स्केल है वो आप लोगों के साथ है, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और वो स्टैंडर्ड होता है एटॉमिक स्टैंडर्ड। एटॉमिक स्टैंडर्ड से मुराद यह है कि हम एक एटम को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम बाकी एटम्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अब एक सवाल है कि इस फिक्रे का मकसद क्या है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने ऑक्सीजन 16 का मास जो ऑलरेडी मालूम किया गया है वो ये है।
और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अच्छा कि व्हाट इज ये आपके साथ यहाँ पे मेरा जो स्टैंडर्ड है वो है मेरे साथ कार्बन 12, मतलब है कि एटॉमिक स्टैंडर्ड हमारे साथ ये है कार्बन 12। अब कार्बन 12 का एक एटम हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यह है आप लोगों के साथ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, ये मैंने लिख लिया मास ऑफ कार्बन 12। ये ऑलरेडी इसका मास हमने मालूम किया है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, और ये वैल्यू मेरे साथ मौजूद है 1.9926, और ये आप लोगों के साथ 10⁻23 ग्राम। अच्छा, अब ये एटम हम सपोज कर लेते हैं कि ये कार्बन का एटम जो मैंने एटॉमिक स्टैंडर्ड लिया है, मैं इसके 12 हिस्से बना लेता हूं। लिहाजा अब मैं इनमें से हर एक हिस्से को नाम देता हूं एक यूनिट। अब मैं ये कह सकता हूं कि 1.9926 10⁻⁻23 ग्राम ये मेरे साथ बराबर है कितने यूनिट्स के, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ये बराबर है 12.000, और ये मेरे साथ एटॉमिक यूनिट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज एटॉमिक मास यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आप लोगों के बात नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन के दौरान शायद मैं सिग्निफिकेंट रूल्स यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रॉपरली ना लिख सकूँ, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो उसको फिर आप लोग काइंडली जो है वो इसके लिए मैं पहले से ही एक्सक्यूज़ कर लूँगा। आई वॉन्ट टू कन्वे द आइडिया कि आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सके, असल टारगेट हमारा ये है। अच्छा, अब मैंने क्या कर लिया कि कार्बन का जो एक आइसोटोप्स है कार्बन 12, इसको हमने एज स्टैंडर्ड ले लिया, और 1.9926 10⁻³ मैंने कहा कि ये मेरे साथ कार्बन का जो एक एटम है 12, इसके मैं 12 हिस्से बना लेता हूं इंतहाई सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये 12 पार्ट्स जो हम बना रहे हैं, क्या हम इसको 24 पार्ट्स भी कर सकते हैं? हाँ, उसको भी हम देख लेते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि अगर आज से मैं आपको ये कहूं कि क्या ये एग्जैक्ट मास है, तो ये एग्जैक्ट मास नहीं है, ये एग्जैक्ट मास ये है, लेकिन मैंने ये कहा है कि सपोज इट इज इक्वल टू 12.000 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर कोई बंदा लिख ले कि 1.99 10⁻⁻23 ग्राम्स बराबर है 24 यूनिट्स के, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिसको आज मैं बिल्कुल डिस्कस भी करूंगा। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर मेरे साथ लेट्स सपोज ये एक तरबूज है, और इस तरबूज का मास अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल ये है 1 किलोग्राम, अगर मैं इस तरबूज के काट दूं 3 हिस्से, फॉर एग्जांपल 1, 2 और मैं ये 3 और ये 4, फॉर एग्जांपल मैंने इसके 1, 2, 3, 4 इसके मैंने 4 हिस्से काट दिए। अब मैं ये कहूंगा कि ये 1 kg ये बराबर है 4 आपके साथ इनके पार्ट्स के, इनके हिस्सों के। अब अगर मैं इसी ही 1 किलोग्राम के तरबूज को काट दूं फॉर एग्जांपल आपके साथ लेट्स सपोज बराबर हिस्सों में 1 और ये आपके साथ 2 और ये फर्दर, लिहाजा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे ये 5 और ये आपके साथ 6, यहाँ पे है 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। अब अगर आप यहाँ पे देख ले, इनमें से हर एक पार्ट का, यहाँ पे लेट्स सपोज एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट, इनका इंडिविजुअल मास डिफरेंट हो सकता है, इंडिविजुअल मास। लेकिन अगर मैं ये 4 हिस्से जमा कर लूं और यहाँ पे ये 6 हिस्से में जमा कर लूं, तो ये अगेन भी किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके साथ है लेट्स सपोज 25%, तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप ये पार्ट और ये पार्ट, ये 4 पार्ट मुकम्मल मिलाएं तो इट विल बी इक्वल टू 1 kg। इसी तरह अगर आप ये भी मिलाएं तो इट विल बी इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg ही इन सब का सम होगा, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट का मास ज्यादा होगा और यहाँ पे एक पार्ट का मास कम होगा। इसी तरह अगर मैं इस 1.9926 10⁻⁻23 ग्राम को अगर मैं 12 mu के बराबर कर लूं,
तो एक AMU का मास कुछ और होगा। लेकिन अगर मैं इस 1.99 10 रेज़ टू द पावर दिस अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सपोज मैं इसको बराबर कर लेता हूं 1.9926 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम, अगर मैं इसको कर लूं 24 AMU, तो अब अगर आप देख ले यहां पे 12 AMU इसका मास इसके बराबर है, यहां पे 24 AMU, जिस तरह यहां पे 4 हिस्सों का मास और यहां पे 6 हिस्सों का मास। अब इनमें से एक हिस्से का मास यहां पे डिफरेंट होगा और यहां पे मतलब है कि डिफरेंट होगा, दे विल हैव नॉट सेम मास फॉर सिंगल पार्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे 24 पार्ट इसकी जमा कर लें और इसके 12 पार्ट जमा कर ले तो इनके AMU का मास क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो 24 AMU बराबर है दिस के, दिस इज इक्वल टू दिस के। अब यहाँ पे मैंने एक आर्बिट्ररी रिलेशन, फिलहाल मैं इसको फोकस कर लेता हूँ फिर ये आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो आर्बिट्ररी स्केल यानी एटॉमिक स्केल मैंने जो है इसके लिए बना लिया, वो मैंने बना लिया कि मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू दिस एंड इट इज इक्वल टू 12.000 AMU एटॉमिक मास यूनिट। नाउ दिस इज नॉट माय रियल मास, रियल मास मेरे साथ ये है, ये मैंने इसको एक क्वांटिटी असाइन कर ली, दिस इज माय असाइन्ड वैल्यू। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि यहां पे मास रेशो, नाउ दिस इज माय स्टैंडर्ड एटम। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 के मुकाबले में कितना गुना भारी है, जिसको हम नाम देते हैं मास रेशो। तो मैं सबसे पहले मालूम करूंगा मास रेशो, तो दिस इज नाउ मास रेशो फॉर व्हाट, मास रेशो फॉर ऑक्सीजन 16 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। तो यहां पे अगर आप देख ले तो मास रेशो, तो ये आपके साथ आ जाएगा किसके बराबर, ये बनेगा मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय, और इसको मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ कार्बन 12, ये मैंने लिख लिया मास। अब यहाँ पे मैं इनके यानी ये मैंने एक आइसोटोप्स 16 का यानी मास ऑफ दिस ऑक्सीजन आइसोटोप्स, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ एटम, ताकि फिर मसला ना हो। अब यहाँ पे मैं इसमें कीमतें पुट कर लेता हूँ, आई पुट वैल्यूज हेयर, और इन वैल्यूज को भी आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह कर लूँ कि यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन 16 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो है आप लोगों के साथ 2.6560 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.9926 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। तो मेरे साथ यहाँ पे जो मास इसका बन रहा है, इसका जो रेशो आई एम गेटिंग, तो ये जो रेशो मुझे मिल रही है ये रेशो मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने, और ये रेशो है आप लोगों के साथ 1.33 and 3, ये मेरे साथ है रेशो, दिस इज कॉल्ड मास रेशो। और ये मास रेशो हम हमेशा के लिए मालूम करते हैं फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर ही हमें कार्बन 12 जो आपने इसका मास ऑलरेडी आपको पता है, जिसको आपने 12 यूनिट का नाम दिया है, तो ये उस आइसोटोप का मास ये कार्बन 12 के मास पे डिवाइड कर लेगा, आपको मिल जाएगा मास रेशो। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे साथ मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा मास रेशो और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो आप कहेंगे कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम तो ये है, यस आई एग्री, लेकिन ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम को मैंने किसके बराबर किया, ये मैंने किया है 12 AMU। तो लिहाजा मैं ये लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं मास ऑफ कार्बन 12। तो ये मास रेशो मेरे साथ बनेगा 1.33 मल्टीप्लाइड बाय ये मास ऑफ कार्बन 12 जो है तो इसके बराबर 1.9926 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम, लेकिन ये मैंने असाइन किया है इसको वैल्यू, इट इज 12 AMU। तो
तो जब इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे इसको मैं लिख लूंगा AMU, तो अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ये जो मेरे साथ मास है, फॉर एग्जांपल वो ये आ गया मेरे साथ 15 और ये मेरे साथ पॉइंट और ये आपके साथ 9 और ये आप लोगों के साथ 5 या 6, लेट्स सपोज ये आ गया। अब ये जो मास मेरे साथ आ गया 15.966, this is relative isotopic mass because this is not the exact mass। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो ऑक्सीजन का मास है बेसिकली ये कार्बन 12 के 1.3 टाइम्स है, यानी मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 1.333 टाइम्स ऑफ कार्बन 12। तो अब कार्बन 12 का मैंने एग्जैक्ट मास नहीं लिखा है बल्कि मैंने इसको बराबर किया है 12 AMU, इसलिए इस मास को नाम दिया गया है रिलेटिव मास। अब ये रिलेटिव आइसोटोपिक मास है, इट इज नॉट द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, ये एक आइसोटोप का ही मास है। अच्छा, अब इसी तरह आपको अगर मैं ये कहूं कि व्हाट अबाउट दिस, तो आपने सबसे पहले इसका रेशो मालूम करना होगा। तो हाउ यू कैन डिटरमिन इट्स रेशो, तो इसकी मालूम करने का भी अगेन सेम यही तरीका है, लेकिन आपको अब यहाँ पे जो रेशो मिलेगा किस चीज़ का, ऑक्सीजन 17 का, तो ये मास भी आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही से मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे मैं आपके सामने इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं मास रेशो मालूम कर लेता हूँ। तो मास रेशो ये आप मालूम करेंगे यहाँ से, तो यह आ गया 2.822 और ये आप लोगों के साथ 8 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 1.9926 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये मेरे साथ अब ये ऑक्सीजन 17 के लिए है। तो यहाँ पे जो मुझे रेशो आई एम गेटिंग, तो ये मेरे साथ बराबर है किस चीज़ के, ये मेरे साथ बराबर है 16 पॉइंट और ये आप लोगों के साथ 0.9, ये तो मास आ गया, रेशो की बात कर रहा हूँ सारी। तो जब आप इसको डिवाइड कर ले, तो डिवाइड करने के बाद ये जो रेशो आ रही है ये आती है 1.416। मतलब ये कि कार्बन 12 के एक एटम के मुकाबले में ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, आपके साथ ऑक्सीजन जिसका आइसोटोप्स है नॉट 16 17, तो ये इसके मुकाबले में इतना गुना भारी है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट मास, इट इज जस्ट मास रेशो। लेकिन अब अगर आपको मैं कहूं कि आइसोटोपिक मास, या यानी मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन 17 इज इक्वल टू मास रेशो, तो 1.146 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 12 AMU, जिसको मैंने आर्बिट्ररी तौर पर 12 AMU के बराबर किया है, तो मैं इसको लिख लूंगा 12 AMU। तो अब मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन का, कौन से ऑक्सीजन का, आइसोटोप का ऑक्सीजन 17 का जो मास है ये कार्बन 12 के 12 AMU का ये 1.46 टाइम्स है। टाइम्स मीन्स जब आप इसको मल्टीप्लाइड कर ले यू विल गेट मास। तो ये जो मास आपको मिल गया, ये आपको मिल गया कि इट इज इक्वल टू 16.9 और ये मेरे साथ 9 और ये समथिंग 2 या AMU। नाउ दिस इज रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो मेरे ख्याल में ऑक्सीजन के इस मास के मुकाबले में इस मास को हैंडल करना आसान है, बट नाउ इट इज नॉट द रियल मास, इट इज नॉट द एक्चुअल मास, ये आपके साथ रिलेटिव मास है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन 12 का 1.416 टाइम्स है 17 का। 16 का कितना है, 16 का भी आपके सामने लेकर गया है कि इसका भी मास 1.33 टाइम्स कार्बन 12 मास। अब आपने इसको रिलेट कर लिया विथ कार्बन 12, लेकिन कार्बन 12 के भी आपने एक्चुअल मास नहीं लिया। अगर आप इसको एक्चुअल, अगर आपको मैं कहूं कि व्हाट इज द रियल मास, तो मेरे ख्याल में कि रियल मास भी आप इजीली मालूम कर सकते हैं। हाउ, आप इस 12 AMU की जगह पुट द वैल्यू
कौन सी वैल्यू? 1.926 10⁻⁻23। अगर आप ये कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, अगेन यू विल गेट द एब्सोल्यूट यानी एग्जैक्ट मास ऑफ व्हाट, यानी मतलब है कि मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट। तो मेरे ख्याल में कि रिलेटिव आइडिया मीन्स कि जब आप इसको कार्बन 12 के मास के साथ रिलेट कर ले, लेकिन क्या कार्बन 12 के एग्जैक्ट मास के साथ? नो, उसको भी आपने कोई वैल्यू असाइन की हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सवाल किया था कि अगर मैं इसको 24 कर लूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन 17 का मास, ऑक्सीजन 17 का मास ऑक्सीजन 16 के मुकाबले में कितना गुना जो है वो भारी है, हाउ मेनी टाइम्स? तो इसका एक आसान तरीका है कि आप लिख लेंगे कि मास ऑफ आइसोटोपिक मास ऑफ ऑक्सीजन 17 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे आप 16, तो इसका आप रिलेटिव मास ले ले जो आपने कार्बन 12 AMU के मुतालिक जो है वो आपने मालूम किया है। आपने कार्बन 12 तो लिया है, लेकिन आपने इसके आर्बिट्री तौर पर 12 हिस्से बनाए हैं। तो जब इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, यानी जब इसको मैं डिवाइड कर लूँ, तो डिवाइड करने के बाद ये मुझे मिलता है 16.992 AMU डिवाइडेड बाई, ये मैं लिख सकता हूँ कि 15.99 और ये आप लोगों के साथ 6 या 5, आप ज़रा काइंडली इसको डिवाइड कर लें। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो ऑक्सीजन 16 का रिलेटिव एटॉमिक मास यानी रिलेटिव आइसोटोपिक मास इज करेक्ट वर्ड, तो ये है मेरे साथ 15 AMU। मतलब ये कि ये जो मास है ये कार्बन 12 के मुकाबले में 1.33 टाइम्स ज्यादा है। यहां पे देख ले, जब आप 17 का मास मालूम कर ले, इट इज इक्वल टू दिस। अब अगर आपको मैं कहूं कि इन दोनों आइसोटोप्स के मास का रेशियो क्या है, मतलब ये कि मास ऑफ आइसोटोप 17, ये मास ऑफ आइसोटोप जो है वो 16, इसके मुकाबले में कितना टाइम्स ये हेवियर है, कितना भारी है। तो जब इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो मेरे साथ आता है 1.06, ये इसके मुकाबले में 1.06 टाइम्स भारी है, थोड़ा सा भारी है, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी है 1। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर एक स्टूडेंट इसको 12 AMU के बराबर कर लेता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नो, मैं सर इसको 12 AMU के बजाय इसको मैं 24 AMU के बराबर करता हूं, तो अब देख ले, इट मींस कि आपने सेम एटम को जिसका नाम है 1.9926 10⁻⁻23, इसको आपने 24 AMU के बराबर कर लिया। अब आप इसको एक एटम को 12 हिस्सों में काट दे या 24 हिस्सों में काट दे, ओवरऑल अगर आप तमाम हिस्सों का मास लेंगे वो सेम होगा, अलबत्ता एक हिस्से का मास वो डिफरेंट हो सकता है। अब यहां पे अगर आप देख ले तो यहां पे अब मैं 24 AMU को भी ले लूं, लेकिन ये मास मेरे साथ सेम रहेगा। अब लिहाजा अगर मैं मास रेशो मालूम कर लूं 16 के लिए और मास रेशो मैं मालूम कर लूं फॉर 17, रेशो अगेन विल बी सेम। फॉर एग्जांपल दिस रेशो एंड दिस रेशो विल रिमेन सेम। लेकिन अब अगर मैं दूसरे केस में इसको 24 AMU के बराबर कर लूं तो मेरे साथ मास ऑफ 16 ये बराबर होगा मास रेशो मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास सेम होगा, लेकिन अब इसको मैंने बराबर किया है 24 AMU के, तो मेरे साथ ये बनेगा 1.33 24 AMU। अब स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने इसको पहले 12 AMU के बराबर किया था, वो भी आर्बिट्ररी था, फर्जी था, और ये भी फर्जी है, लेकिन इनके इंफॉर्मेशन आपको सेम ही मिलेंगे, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। कैसे सेम मिलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कर लूं कि इसको मल्टीप्लाइड कर लूं, तो अब ऑक्सीजन 16 का मास इट इज नॉट नाउ 15 पॉइंट दिस, इट इज 31 पॉइंट दिस AMU।
और जब मैं मास ऑफ 17 को मालूम कर लूं तो मेरे साथ ये बनता है ये। तो अब आप डिजिट को अगर देख ले तो डिजिट डिफरेंट हो गया है। अगर आप यहां पे देख ले डिजिट आपके साथ 15 से बढ़ के ये हो चुका है। लेकिन अगेन आई से कि जो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो सेम ही होगा। कैसे होगा? अब आप इस तरह कर ले कि S24 की जगह अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे 12 आपको नजर आता है, हेयर इज 12, तो 12 की जगह भी अब देखिए रेशियो तो सेम है, हेयर रेशियो इज सेम, हेयर रेशियो इज सेम। यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पर आपने 12 को भी इसके बराबर किया और यहाँ पे आपने 24 को भी। जब आप नेट वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? सेम। अगर आप एक्चुअल मास को मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, रेशियो अगर आप यहां पे देख लें तो रेशियो भी सेम बनेगी, बिकॉज रिलेटिव स्केल आपको सेम इंफॉर्मेशन देता है, वट एवर द आप इसके लिए डिजिट जो है वो पिक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देख लें तो मेरे साथ यहां पे 17 और 16 जब मैंने कार्बन 12 का मास 12 AMU के बराबर रखा है तो रेशियो बनता है 1.06। लेकिन अगर आप सेम यहां पे देख ले तो जब इसको मैं 24 AMU के बराबर कर लूं तो ये मास का डिजिट भी डिफरेंट हो जाएगा, आइसोटोपिक मास का, और दूसरे का भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेशियो देख ले वो दोबारा भी आपके साथ क्या बन रहा है? सेम। तो वट एवर डिजिट यू पिक हेयर 12 AMU कर ले, 24 AMU कर ले, लेकिन नेट रिजल्ट आपका सेम ही बनेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि फिर हम लोग 12 क्यों लेते हैं? वाई नॉट 24? पहली बात, इट इज आर्बिट्ररी, ये फर्जी है। सेकंड बात कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तकरीबन जब आप इसको 12 AMU ले लें और कार्बन 12 के 1 AMU का मास जब आप मालूम कर ले तो वो तकरीबन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के मास के बराबर आता है। लेकिन जब आप इसका 24 पार्ट्स ले लेंगे तो फिर वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के मास का बराबर नहीं बनेगा। तो ये हमें एक रफ और बेहतरीन जल्दी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का भी एक आइडिया दे सकता है, बट नॉट दिस वन। बाकी रिजल्ट्स दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिलेटिव स्केल। और मैं दोबारा कहता हूं कि इट इज रिलेटिव स्केल बिकॉज आपने डायरेक्टली तौर पर कार्बन का मास नहीं लिया है, बल्कि आपने कार्बन के मास को किसी चीज के साथ रिलेट किया है, 12 यूनिट के साथ या 24 यूनिट्स के साथ। अच्छा, इसके बाद दोबारा भी मैं अपने क्लेम पे यानी आई से द सेम क्लेम कि जब आप इसको 24 AMU के साथ मल्टीप्लाइड कर ले या आप इसको 12 AMU के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, नेट रिजल्ट सेम बनेगा। और इसके लिए मेरा क्लेम ये है कि ये रेशियो तो चेंज नहीं हो सकती है। अब सवाल ये है कि रेशियो चेंज क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए कि रेशियो तो एक आइसोटोप का मास और कार्बन 12 का मास है। कार्बन 12 का मास तो चेंज हो ही नहीं सकता है। आप इसको 1000 यूनिट में कन्वर्ट कर ले या 2000 यूनिट में कन्वर्ट कर ले, लेकिन जब आप तमाम यूनिट को मिलाएंगे तो मास तो सेम ही बनेगा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मास रेशियो इट विल ऑलवेज जो है वो सेम ही होगी, कांस्टेंट होगी फॉर पर्टिकुलर आइसोटोप्स। और अगर मैं इसको 12 AMU कर लूं तो 12 AMU का मास अगर मैं इसकी जगह 12 AMU की जगह फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं इसको लिख लूं 1.33 और ये मैं लिख लूं 1.99 एंड 26 ग्राम्स, अगर मैं ये दोबारा यहां पे मल्टीप्लाइड कर लूं आई विल गेट दिस मास अगेन। आप इसको ट्राई कर लें, नो प्रॉब्लम। और 10 raised to the power minus 23 grams। अब यहां पे अगर आप इसको यहां पे देख लें, योर रेशियो इज सेम। अब आप 24 की जगह आप ये मास लगाएं तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो आपका जो नेट रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि हम लोग तमाम आइसोटोप का मास भी मालूम कर सकते हैं, तमाम आइसोटोप का, इनका एब्सोल्यूट मास भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम इसको कार्बन 12 के मास के साथ यानी जो एटॉमिक स्टैंडर्ड है इनके साथ रिलेट क्यों कर लेते हैं? ताकि चीज़ें आसान बन जाए। और ये हमारा स्केल इट इज़ आर्बिट्ररी और ये हमें सेम इंफॉर्मेशन देगा जो हमें जो एक्चुअल मास है वो इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो सेम इंफॉर्मेशन हमें वो भी देगा, जिसको हम आगे एक एग्जांपल पे जो है ले जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब
तो फिर सवाल ये है कि हमारे साथ पीरियाडिक टेबल में जो मास होता है तो वो किस चीज़ का मास होता है। तो ये बात क्लियर है कि ना ये इस आइसोटोप का मास है, ना इसका, बल्कि ये इन तीनों का वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन ये तमाम आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज होता है। तो यहां पे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, वेटेड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं ये कहूं कि आप ऑक्सीजन 16, 17 और 18 का एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर लेंगे। अगर आप इसको कुछ यूं कर ले, 15.10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। वजह यह है कि जो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा तो उस सैंपल के अंदर उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे। अगर एटम्स भी ज़्यादा होंगे तो गिवन सैंपल के अंदर इसकी मकदार ज़्यादा होगी। इसलिए हम आम एवरेज इस्तेमाल नहीं करते, वी यूज़ वेटेड एवरेज। तो अब ये वेटेड एवरेज पर हम कैसे मालूम करते हैं? तो वेटेड एवरेज मालूम करने का एक तरीका है, और ये फार्मूला आप ज़रा इसको नोट कर ले, इसको सीख ले, ताकि फिर आपको इसमें मसला ना हो। मैग्नीशियम एंड एक एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल एक आइसोटोप का मास नहीं होगा, बल्कि ये वेटेड एवरेज होगा तमाम आइसोटोप्स का। तो वेटेड एवरेज आप कैसे मालूम करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, या कुछ किताबों में इसके लिए एटॉमिक वेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हालांकि ये वर्ड जब आप एज ए फिजिसिस्ट इसको देख ले, फिजिक्स के स्टूडेंट के तौर पर अगर आप इसको देख ले, तो वेट का मीनिंग कुछ और है कि ग्रेविटी गैस के ऊपर फोर्स कितना लगता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको एटॉमिक वेट का लफ्ज़ केमिस्ट्री में नज़र भी आ जाए तो इससे बेसिकली हमारा मकसद होगा रिलेटिव एटॉमिक वेट या जस्ट एटॉमिक वेट। बेसिकली आजकल जो नए बुक्स है इसमें आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास का लफ्ज़ मिलेगा या एटॉमिक मास का लफ्ज़ मिलेगा, लेकिन एटॉमिक वेट का नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एटॉमिक वेट का लफ्ज़ कहीं पे आ भी जाए तो इससे मुराद होगा रिलेटिव एटॉमिक मास या जस्ट एटॉमिक मास। और एक बात गौर से सुन लेंगे, अगर मैं किसी आइसोटोप का मास लिखना चाहूँ तो ये फिर एटॉमिक मास नहीं होगा, इट विल बी इट्स आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ओके, अच्छा, अब मैं एवरेज एटॉमिक मास को या रिलेटिव एटॉमिक मास को या एटॉमिक मास को फिर मैं कैसे मालूम कर सकूंगा? तो इसके लिए मैं ये ज़रा रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है कि हमारे साथ एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसके एटम्स है 25, 24, 26, ये इसका मास नंबर है, दे आर आइसोटोप्स। अगर आप इसका आइसोटोपिक मास देख ले 25 का, और आइसोटोपिक मास देख ले 24 का, आइसोटोपिक मास आप देख ले 26 का, ये आपको दिया गया है। ये है इसका परसेंट एबंडेंस कि नेचर में ये कौन कितने मतलब कि परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो अगर आप इसका नेचुरल एबंडेंस देख लें तो मैग्नीशियम का जो 24 आइसोटोप्स है इसका नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू 26 एंड 25। अच्छा, अब जो एवरेज होगा मतलब एक एटॉमिक मास जो है तो बेसिकली वेटेड एवरेज है, तो जो ज़्यादा नेचर में पाया जाएगा उनका यानी उसका असर एटॉमिक मास पे ज़्यादा होगा। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो आप लोगों के साथ मैग्नीशियम 24 ज़्यादा पाया जाता है, तो मास में जो कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज एटॉमिक मास में तो वो आप लोगों के साथ 24 का ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने के लिए एक फार्मूला लिख लिया है, या रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए मैंने एक फार्मूला लिख लिया है, फ्रिक्शनल एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 1 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोपिक मास, प्लस सेकेंड फ्रिक्शनल एबंडेंस और इसका, और अगर तीसरा हो तो तीसरे का फ्रिक्शनल एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई इट्स आइसोटोपिक मास। ये फार्मूला है हमारे साथ। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा गया है फ्रिक्शनल एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। मसलन अगर आप यहाँ पे देख लें तो आप लोगों के साथ मैग्नीशियम 24 में आपके साथ परसेंट एबंडेंस ये है,
तो इसका फ्रिक्शनल एबंडेंस क्या बनेगा? फ्रिक्शनल एबंडेंस आपके साथ बनेगा 78.70 डिवाइडेड बाई 100, इट इज इक्वल टू 0.70। ये हो जाएगा आपके साथ इसका फ्रिक्शनल एबंडेंस। अब आप यहाँ पे कीमतें पुट कर ले, तो अगर आप यहाँ पे देख लें मैग्नीशियम का पहला आइसोटोप्स, इसका फ्रिक्शनल अबंडेंस ये बनेगा ये मल्टीप्लाइड बाई इट्स आइसोटोपिक मास, तो ये है आपके साथ 23.10 प्लस सेकेंड आइसोटोप 25 फ्रिक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई इट्स आइसोटोपिक मास दिस एंड दिस, तो यहाँ पे आपको जो मास मिलता है 24.31 AMU, ये है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब सवाल ये है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास कौन से एटम का है? तो इनका या इस एटॉमिक मास का कोई भी एटम नहीं है, इनमें से कोई भी एटम नहीं है जिसका मास 24.31 AMU हो मैग्नीशियम का। ये बात कंफर्म है, ये वेटेड एवरेज है, ये तमाम आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज है। कोई भी एटम ऐसा नहीं है मैग्नीशियम का जिसका मास इसके बराबर हो। ओके, अच्छा इसके बाद एक बात और भी नोट कर लें कि अगर आप यहां पे देख लें तो जो ज्यादा नेचर में पाने वाला आइसोटोप्स है इसका मास है 24, तकरीबन 23.10, ये तकरीबन 24 के बराबर है। तो अगर आप ये देख ले तो इसका मास बनता है 24, और अगर आप यहाँ पे देख ले ये है 26 ऑलमोस्ट, और ये है 25, तो ये 25 से भी दूर है और ये 26 से भी दूर है। तो जिसका आइसोटोप ज्यादा है जो तो 24 है, ये इसके करीब ज्यादा है। तो जो ज्यादा परसेंटेज में मौजूद होगा नेचर में, तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा जिसको आप कहते हैं वेटेड एवरेज या रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये वहाँ पे मतलब है कि उसके करीब ज्यादा होगा। अच्छा, इसी तरह आप लोग पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मतलब है कि एलिमेंट्स का जो मास देखते हैं बेसिकली वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, या आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ वेटेड एवरेज मतलब एक एटॉमिक मास है। ये एक आइसोटोप्स का मास नहीं है। अगर किसी एलिमेंट का सिर्फ एक ही आइसोटोप है, कोई और नहीं है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कई है तो फिर यू विल हैव टू यूज दिस फार्मूला। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं कुछ मजीद पॉइंट्स की तरफ कि क्या रिलेटिव एटॉमिक मास का कुछ फ़ायदा भी है या इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें वही इंफॉर्मेशन देता है जो हमें इसका एग्जैक्ट मास देता है। तो इस पे हम एक एग्जांपल जो है वो हल कर लेते हैं और आप इसको फोकस कर लें लेट्स सी, ताकि हम इसको मज़ीद भी सीख सकें। अच्छा, हमें ये पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेशन के लिहाज से जो हमें एक्चुअल मास देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ कैल्शियम के एक एटम का एक्चुअल मास है 6.655 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ ग्राम, और नियान का भी एक एटम। तो जब मैं इसको इस पे डिवाइड कर लूँ तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख लें, इसको आप डिवाइड कर लें, तो इसको भी आप डिवाइड कर लें इसको ज़रा। तो जब आप ये इस पे डिवाइड कर ले तो आपको ये रेशो मिलती है। मीन्स के नियान के एक एटम के मुकाबले में कैल्शियम का ये एक एटम तकरीबन 2 टाइम्स ज़्यादा है। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मासेस की वैल्यू इसमें पुट कर ली, यानी यहाँ पे मेरे साथ जो मासेस हैं ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे ले लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने रिलेटिव मासेस लिए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस यहाँ पे अगर आप देख ले तो दिस इज AMU एंड हियर इट इज AMU, तो कैंसल आउट, अगेन मुझे मिलते हैं सेम रिजल्ट। मैं ये कह सकता हूँ कि अब मेरे ख्याल में इसको लिखना, हैंडल करना इट इज समवट डिफिकल्ट, लेकिन इसको याद रखना, इसको हैंडल करना ये इंतहाई आसान है। दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को जो है वो रिलेटिव स्किल दिया गया है केमिस्ट्री में, ताकि वो जो एटम्स है जो बहुत स्मॉल होते हैं, ताकि हम इसको ईजीली इसको टैकल कर सकें। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और
ये आपके साथ रिलेटिव एटॉमिक स्केल का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बहुत जल्दी ही चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी हेलियम एटम्स वुड बैलेंस वन ऑक्सीजन एटम ऑन सीसा। मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक लेट्स सपोज ये मेरे साथ आप सीसा तस्वर कर ले, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये लाइन लगा लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का एक एटम रखा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑक्सीजन का एक एटम। अब ये ऑक्सीजन के एटम को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो सीसा ये नीचे की तरफ जो है वो आ जाएगी। तो अब अगर इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इस साइड पे हेलियम के कितने एटम्स रखेंगे। तो इनका एक आसान सा तरीका है, आप इस तरह कर ले कि इसको राउंड कर ले तकरीबन 4 तक, ये तो 16 है। तो यहाँ पे आप क्या कर ले कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले ले, लिहाजा मैं लिख लेता हूँ कि मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ हेलियम एटॉमिक मास, आई मीन एटॉमिक मास। तो एम से मेरा मुराद है यहाँ पे एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो ऑक्सीजन है आपके साथ 16 AMU और हेलियम है आपके साथ 4 AMU। दिस एंड दिस कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ 4 डिवाइडेड बाई 1। इट मीन्स के एक हेलियम के मुकाबले में ऑक्सीजन 4 गुना भारी है, 4 टाइम्स हेवी है। अब आप यहां पे देख ले तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले तो मास ऑफ ऑक्सीजन तो ये बराबर है 4 और यहां पे मैं लिख लेता हूं मास ऑफ हेलियम। क्या मकसद है कि ऑक्सीजन का एक एटम हेलियम के 4 एटमों के मास के बराबर होता है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे मैं हेलियम 1 और ये मैं 2, ये मैं 3 और ये मैं 4। तो जब यहाँ पे मैं 4 हेलियम के एटम को रख लूँगा तो फिर ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ये आपके साथ बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने भी एक एग्जांपल मौजूद है, तो काइंडली आप लोग इस पर भी गौर कर लें कि हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स जो है वो आपने डालने होंगे अगर आप ब्रोमीन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसको राउंड कर ले तकरीबन 80 तक, तो 80 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 जो मैंने आपको कैलकुलेशन के तरीके बताया है, ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट, इस पे आप प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो देन टॉक टू मी। तो आप पीरियोडिक टेबल के सारे एटमों को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक स्केल का आइडिया हो। थैंक यू वेरी मच।